ठीक है। सॉल्यूशंस क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसका सेम प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं और एक किनके बीच में फॉर्म होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, यानी कि दो चीज़ों को मैं जब लाके ऐसा मिलाऊंगा जिनमें मिलाने के बाद उनका जो प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वो शो करवाएंगे। ठीक है। जब हम पानी में दूध को मिलाते हैं, है ना, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कराता है, वो एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया। ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को हम मिलाएंगे और वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उनको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। अभी वही होमोजेनस मिक्सचर क्या हम करेंगे? सॉल्यूशंस। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन जिनके पास दो कंपोनेंट होगा उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है? कि जो सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट होगा, वो दो कंपोनेंट क्या है? एक होगा एक सॉल्यूट कंपोनेंट और एक होगा सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या बोला मैंने? कि द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, क्या क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उनको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है। तो बस इतना है सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है और वो दोनों जब दो सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट, उनको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आएंगे वेपर प्रेशर की ओर। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखना, वेपर प्रेशर कब फॉर्म होता है, कब क्या होता है, हम देखेंगे कि जब भी कोई एक सरफेस है, एक कंटेनर मान लेते हैं, इधर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रखा। ठीक है। अब इसको हमने क्या करा? हीट करा। जब हमने हीट करा तो क्या होगा? वो पानी इवापोरेट होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। अभी वो जब राइज होगा ऊपर, कुछ समय के बाद ऐसे देखोगे वो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे वेपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? कि ऐसा एक टाइम आ जाएगा जिस टाइम में क्या होगा कि वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म होगा उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर्म हुआ होगा। ठीक है ना। जब पानी को हम गर्म करेंगे, ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में क्या होगा कि वेपर जितना अमाउंट फॉर्म हुआ होगा उतना अमाउंट ऑफ पानी होगा। तो उस केस पे, उस सिचुएशन पे जो गैस और वेपर होता है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर, मान लेते हैं लिक्विड सरफेस है, अब ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। अब वेपर प्रेशर कब आएगा? जब वेपर प्रेशर तब आएगा जब जो लिक्विड होगा वो लिक्विड फेस और वेपर फेस क्या होगा? वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। कब होगा? टेम्परेचर जिसमें वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। और एक बार बताता हूँ, वेपर प्रेशर तब आएगा जब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और लिक्विड, वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। अभी उस टेम्परेचर पे जो वेपर होता है, वेपर जो होता है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा, वही को उसी को ही कहते हैं हम वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करता है? मेनली दो फैक्टर्स अफेक्ट करता है, एक टेम्परेचर और एक बॉइलिंग पॉइंट। और उसके अलावा और एक थर्ड फैक्टर, बस ये आपको याद रखना है कि ये इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है हमारे पास, उसके अमाउंट के ऊपर ही वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर पे 1 लीटर का वाटर लिया मैंने। ठीक है ना। अभी 2 लीटर का वाटर लिया, तो वाटर आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है? वोलेटाइल कंपोनेंट और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि इजीली इवापोरेट हो सकता है। क्या बोला मैंने? वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि इजीली इवापोरेट हो सकता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो इवापोरेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि वाटर वगैरह हो गया, वो वोलेटाइल कंपोनेंट हो गए। ठीक है ना। अबे नॉन वोलेटाइल वो इवापोरेट कर नहीं सकते हैं। तो बेसिकली वेपर प्रेशर किस केस में आएगा? वोलेटाइल कंपोनेंट के केस पे वेपर प्रेशर आता है, क्योंकि इवापोरेशन होने से ही वेपर फॉर्म होगा। वेपर फॉर्म होने से क्या होगा? वो प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर? लिक्विड सरफेस के ऊपर, है ना। अभी मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट अपॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। मान लेते हैं एक कंटेनर हमने 1 लीटर वाटर लिया, 2 लीटर वाटर लिया, दोनों को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट करा, तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होंगे। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर वो दोनों को सरफेस के ऊपर डालेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री हो गया, इधर 1 लीटर पानी है तो इसमें कम अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म हुआ, इसमें 2 लीटर पानी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन हुआ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों साथ में बॉयल होना स्टार्ट करेंगे, और जब दोनों साथ में बॉयल होना स्टार्ट करेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ वो वेपर फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है। इसलिए वेपर जो होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट अगर दोनों सेम है तो उनके ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है ना। अभी टेम्परेचर के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है ये याद करें। टेम्परेचर के ऊपर कि वेपर प्रेशर VP, इसको मैं लिखता हूँ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी मैं टेम्परेचर जितना बढ़ाऊंगा, ठीक है, टेम्परेचर को मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? मान लेते हैं इसी केस है। ठीक है। मान लेते हैं मैंने 2 लीटर दोनों में हमने 2 लीटर का पानी ले लिया। ठीक है। अभी इस कंटेनर को मैंने, ठीक है, इधर देखो, इधर 2 लीटर वाटर मैंने लिया, इधर भी मैंने 2 लीटर वाटर लिया, है ना। अभी मैं इसको दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने दिया 120 डिग्री सेल्सियस।
अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर दोनों क्या करेंगे, बॉयल होना शुरू करेंगे, यानी कि गैस फॉर्म होंगे या फिर इवापोरेशन होगा, जो मान लो। ठीक है, अभी 100 डिग्री सेल्सियस में इस केस पे वाटर क्या होगा, बॉयल होना शुरू हुआ होगा। ठीक है, जस्ट बॉयल होना शुरू हुआ होगा और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन हुए होंगे। लेकिन इधर में जब 120 डिग्री सेल्सियस दे रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा, यानी कि इधर ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा, यानी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये आपका केस 1 है ए और ये केस बी है। तो इस केस में वेपर प्रेशर ए कम होता है वेपर प्रेशर बी से, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों का जो कंपोनेंट है, दोनों जो कंपोनेंट कंपाउंड जो भी बोलो, अगर दोनों सेम है तभी जाके ये फैक्टर अप्लीकेबल होगा। अगर मान लेते हैं मैंने क्या लिया, मैंने लिया 2 लीटर का वाटर लिया और मैंने लिया 2 लीटर का पेट्रोल लिया। ठीक है, अब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, मान लेते हैं मैंने 100 डिग्री सेल्सियस दोनों का दे दिया, है ना। तो ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बॉयल होकर ये जस्ट इवापोरेट होना शुरू किया होगा, लेकिन ये ऑलरेडी इवापोरेट होकर चला जा चुका होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है, यानी कि जल्दी बॉयल करेगा, है ना, जल्दी बॉयल करेगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कमाएंगे यानी कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर कम कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम मतलब कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बस इतना ही था, इतना चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं और एक बार समराइज कर देता हूँ क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा सोल्यूशंस क्या है ना। पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का या कंपोनेंट का। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी हैविंग दो सेम प्रॉपर्टीज। और बाकी सॉल्यूशन जिनके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। अभी उसके बाद हमने देखा वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर कब आता है, जब एक टेम्परेचर आता है जिस केस में वेपर प्रेशर और वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो उस केस पे जो गैस होता है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगा वही उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करता है, 3 फैक्टर मेनली अफेक्ट करता है, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। और ये फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर आप याद रखो, ये आपका फैक्टर नहीं, ये तो फैक्ट है कि ये अगर एक वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसके अमाउंट के ऊपर वो इंडिपेंडेंट रहेगा। और बाकी वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर में जितना बढ़ाऊंगा उतना वेपर प्रेशर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन बढ़ेगा। जितना वेपर बढ़ेगा, जितना वेपर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर को देंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो एग्जांपल हमने लिए, आप पेट्रोल का एग्जांपल मान के चल सकते हैं। पेट्रोल का आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट आपका 80 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ होता है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या करते हैं, बड़ा ऐसा मान लेते हैं, ऐसा उल्टा समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 कंपाउंड हमने लिया जिसका एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तो हैंस ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर में मिलेगा। तो उसी के हिसाब से हमने ये समराइज करा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो का अभी इंपॉर्टेंट है वो है आपका रावर्ट्स लॉ। रावर्ट्स लॉ क्या कहता है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रावर्ट्स लॉ। अभी रावर्ट्स लॉ में देखना कॉन्सेप्ट को आराम से समझना, आपको समझाऊंगा। देखना मेरे पास मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। सॉल्यूशन से मैंने क्या बताया कि 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड होता है कि सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट हमने लिया, एक को हमने मान लिया लेट्स से ए है या फिर बी है, और ये आपका है सॉल्वेंट। याद ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ, ए को हमने सॉल्वेंट माना है और बी को हमने सॉल्यूट माना है। क्या बोला मैंने, ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है, और दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है। मैं लिख लेता हूँ इधर, दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशंस मिलेगा, जिसमें ऐसे कुछ आपको मिलेगा जो भी आपका वोलेटाइल भी होगा, है ना। देखो तो मुझे बताओ, जब वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट, एग्जांपल के तौर पे हम वाटर का रख लेते हैं, है ना। जब वो वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट, तो वो क्या करेगा, इजीली इवापोरेट करके वेपर फॉर्म करवाएगा। अगर वेपर फॉर्म हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर को देगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो इधर जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर फॉर्मेशन होगा। मान लेते हैं P0 है, मान लेते हैं यहाँ पर जो वेपर प्रेशर फॉर्म हुआ उसको हमने P0 से डिनोट करा। P0 क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। क्या है, प्योर वेपर प्रेशर
ड्यू टू कंपोनेंट ए, ड्यू टू ए या फिर आप ऑफ ए, जो भी आप समझ सकते हो, है ना। और यहाँ का सिमिलरली जब सॉल्यूट के केस पे, उधर इस केस पे भी अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है तो वेपर फॉर्मेशन होगा। वेपर फॉर्मेशन होगा यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर को दिया, तो इधर वेपर प्रेशर खाली जो होगा वो खाली बी के सॉल्यूट के यानी कि बी के कंपोनेंट की वजह से होगा। इसमें कोई मिश्रण नहीं है, यहाँ पे कोई मिक्सर फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ इस केस पे जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा था वो खाली ए की वजह से फॉर्म हो रहा था, इसलिए मैंने लिखा पी नॉट है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू ए। सिमिलरली इस केस पे जो वेपर प्रेशर फॉर्मेशन होगा वो खाली बी की वजह से फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए हमने लिखा पी नॉट बी। पी नॉट बी यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। ड्यू टू कंपोनेंट बी क्या होता है, मैंने ड्यू टू कंपोनेंट बी तो समझ में आ गया। एक हमने सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया, ठीक है, दोनों के दोनों हमने वोलेटाइल रखा। अब इस केस में ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इसको हम लोग हीटिंग करेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो ओनली ड्यू टू दिस कंपोनेंट होगा, ओनली ड्यू टू दिस ए कंपोनेंट होगा। इस केस में जो वोलेटाइल कंपोनेंट है तो ये वेपर प्रेशर होगा, इसमें वेपर फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म होगा यानी कि वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा दिस इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट्स प्रेजेंट और ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ओनली बी, ठीक है। ओनली बी में जितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उनकी वजह से वेपर प्रेशर होगा। अब उनको मिलाने के बाद लेट्स से ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अभी सॉल्यूशन में क्या हमें मिला, कुछ ए का प्रोपर्टीज मिला, कुछ बी का प्रोपर्टीज मिला। तो इसके केस में मुझे बताओ कि इसके केस में ये मतलब वोलेटाइल होगा क्योंकि ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो जो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो भी वोलेटाइल फॉर्म होगा, वो श्योर शॉट है। लेकिन मुझे ये बताओ जैसे कि इधर वो प्योर वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा था, हम इधर प्योर वेपर प्रेशर डिनोट कर रहे थे, क्या हम इधर कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर वाला होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए है बी है, दोनों का मिश्रण है, दोनों मिलके है इधर, तो इनके वजह से क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि ए भी कंट्रीब्यूट करेगा बी भी कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर के लिए, है ना। वेपर प्रेशर के लिए दोनों के दोनों कंपाउंड कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस केस में खाली ए कंट्रीब्यूट कर रहा था फॉर्मेशन में और इसके केस में खाली बी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इस केस में ए भी दोनों है, जब हीटिंग करेंगे वेपर प्रेशर जो फॉर्म होगा वो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए पार्शियल पार्शियल हो गया, है ना, पार्शियल पार्शियल। तो इसके केस पे हमें मिलेगा दो टर्म पी ए और पी बी। तो पी ए क्या है, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, ठीक है, और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, है ना, ड्यू टू बी। तो सॉल्यूशन में हमें ये मिलेगा। तो हमें और एक चीज़ क्या है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है, इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो जो दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हुए होंगे रहे होंगे तो वो कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शन पे डिफरेंट फ्रैक्शन पे रह रहे होंगे, है ना। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का मोल फ्रैक्शन, तो वो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ए का है, ए का मोल फ्रैक्शन हमको एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ ए यानी कि टोटल एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इस सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय ए बी का मिश्रण से कितना अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट, टोटल मोल्स प्रेजेंट है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स है। और उसमें हम एक्स बी भी निकाल सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि बी बी है तो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, है ना। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है। समझ में आता है। और भी शुरू से बता रहा हूँ, हमने तो कंटेनर लिया ए और बी, ठीक है, ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है, मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, हमेशा ए आपको सॉल्वेंट लेना है, हमेशा ए आपको सॉल्वेंट लेना है, बी आपको सॉल्यूट लेना है। क्या बताया मैंने, ए आपको सॉल्वेंट लेना है, बी आपको सॉल्यूट लेना है। अब कैलकुलेट की बुक में 1 2 करके डिनोट करा गया है, लेकिन मैं इधर आपको इजी के लिए ए बी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझने के लिए आप ये आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए लिखने से कुछ दिक्कत नहीं है, 1 लिखने से कुछ दिक्कत नहीं है ना। अभी मैंने क्या होता है, ए आपका सॉल्वेंट है बी आपका सॉल्यूट है, टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ए आपका सॉल्वेंट है बी आपका सॉल्यूट है, दोनों के मिश्रण से ए बी सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ। अभी इसके केस में प्योर वेपर प्रेशर आ रहा था, इसके केस में पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों मिलके है ना। अभी दोनों मिलके है तो उनका कुछ फ्रैक्शन होगा, तो उन्होंने उसका मोल फ्रैक्शन निकाला एक्स है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी है। इतना तक समझ में आ गया। अभी राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, राउल्ट्स लॉ में बता रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मैं आपको लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए या फिर ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, मतलब ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने क्या बताया, राउल्ट्स ने क्या बोला, राउल्ट ने ये बताया कि एक सॉल्यूशन पे
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर पे। हम डील करेंगे खाली सॉलिड सॉल्वेंट को, दोनों मिलके सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो कंपोनेंट कितना हो गया, 2 कंपोनेंट हो गया, है ना। अभी राउट ने हमें ये बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है, एक इस केस में ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, तो कोई भी कंपोनेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन होगा, ध्यान पे देना, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है कोई भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन पे, कोई भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, उसका मोल फ्रैक्शन के साथ, और वो मोल फ्रैक्शन किस में होगा, सॉल्यूशन में होगा, किस में होगा, सॉल्यूशन में होगा, इसको ध्यान में रखना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, हमें क्या पता है, ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर था, मैं इसको पी ए को लिख सकता हूँ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। अभी जो प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऐड होगा, वो कांस्टेंट हमने पी नॉट ए रखा। सिमिलरली ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, है ना। अभी अगर हम प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऐड करेंगे, लो हमने ऐड कर लिया कांस्टेंट। अभी दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखो इसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर, जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी टी। मैंने क्या लिखा, टोटल प्रेशर पी टी, टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, है ना, टोटल वेपर प्रेशर पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसके केस पे पी ए प्लस पी बी, पी बी को, पी ए को हमने लिखा ये, और पी बी हमारे पास ये है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो हमें मिला पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट है एक्स है प्लस पी नॉट पे एक्स पी, है ना। अभी यही पी टोटल को कोई कोई केसेस पे पी राउट बोला जाता है, कोई कोई केसेस पे पी राउट बोला जाता है। और क्या, और क्या अभी, और ये जो आपको दिख रहा है ना पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट पी, इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको हम, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको हम, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, है ना। इतना तक समझ में आ गया होगा कि राउट ने हमें क्या बताया और उनका फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला क्या हमें इधर मिला, एक पहला फॉर्मूला मिला, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट है एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस कीप इन माइंड फॉर्मूला। इसमें क्या है, कौन सा चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखना है। पी टी आपका पी टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर, पी नॉट आपका प्योर, सॉरी हाँ पी नॉट आपका प्योर, पी नॉट भी प्योर है, और एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स से एक्स पी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये मैं आपको लिख लेता हूँ, पहले बताऊंगा सॉल्यूशन। आगे कॉन्सेप्ट है क्या कि जब वो वेपर फेज में हो गए तब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। जब वो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट को हमें मान लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा, वेपर फेज में उसका निकलना है मोल फ्रैक्शन। एक रिलेशन है जो कि डाल्टन ने दिया था, ये रिलेशन को किसने दिया था, डाल्टन दिया था। इनका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो डाल्टन ने क्या बताया, कोई भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके साथ बराबर है, इज इक्वल टू पी टी वाई है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक कंपोनेंट है ए है, कंपोनेंट है, उसके जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके साथ बराबर होगा कि टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट यानी कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो भी आप समझ लो, पी टी वाई है। वाई ये जो है ना, ये वाई है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये आपको याद रखना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक्स से एक्स भी जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन होता है, लिक्विड फेज में होता है, लेकिन वाई भी जो होता है वो का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है, ठीक है, वेपर फेज है। ये ध्यान रखना, आपके आंसर बुक में 1 2 के टर्म में दिया गया है, मैं उसको ए बी के टर्म में लिखता हूँ, है ना। बेसिस में सॉल्यूशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक है आइडियल सोल्यूशन और एक है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको एक बता दूंगा पूरा, उसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा नॉन आइडियल पे, है ना। अभी नॉन आइडियल को फर्दर में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो अभी बात करते हैं आइडियल केस में, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में पहला पॉइंट आपका है आइडियल है, मतलब क्या है, वो राउल्स लॉ फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्स लॉ फॉलो करेगा। सेकंड, अगर राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि राउल्स लॉ में क्या होता है, पी टी इक्वल टू पी नॉट है एक्स से पी नॉट बी एक्स से। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, हमको पता है ना, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
के साथ बराबर हो जाएगा। सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, सिमिलरली सॉल्वेंट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। किस केस पे? आइडियल सॉल्यूशन के केस पे। ठीक, 4th पॉइंट पे चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? 0 होता है। हमेशा याद रखना है, ये याद रखना है बस आपको। चेंज इन एंथैल्पी क्यों, क्या हुआ, जरूरत नहीं जानने की, बस आपको याद रखना है। डेल एस इक्वल टू 0 और चेंज इन वॉल्यूम का 0 है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है मैंने इनिशियल वॉल्यूम में वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, है ना। और 6 हो गया आपका एग्जाम्पल, आपका 3 एग्जाम्पल याद रख लो। एक आपका ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन का सॉल्यूशन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन का सॉल्यूशन। सेकंड आपका है NHN NHN। और थर्ड पक्का से आपका क्या होता है? साइक्लो क्या था वो, भूल गया मैं, बेंजीन टोल्यूइन, सॉरी साइक्लो में गलत हो रहा था, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। आया समझ में? आइडियल सॉल्यूशन को मैं और एक बार बताता हूँ। इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। थर्ड पॉइंट में ए के बीच में बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सिमिलरली ए बी के अंदर की भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, है ना। और क्या बनाता है कि डेल चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, डेल बी इक्वल 0 होगा। एग्जांपल 3 है। सिमिलर नॉन आइडियल केस में क्या होगा, उससे उल्टा हो जाएगा, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, है ना। तो पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी नॉट एक्स। सिमिलरली ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिफरेंट होगा, डेल एस भी 0 नहीं होगा, डेल भी 0 नहीं होगा, उसका ऑपोजिट बनवाना ना। बस अभी आपको याद क्या रखना है, एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर, है ना, अल्कोहल वाटर। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है और कुछ एनालिटिक डेटा उनमें था, एनसीईआरटी में देख लेना। नॉन आइडियल, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फोर्थ में आपको बताया 2 पर डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब इसी को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते चलिए नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन और इधर हमने लिखा नेगेटिव डेविएशन, है ना। देखो ट्रिक कहता हूँ समझने के लिए, याद रखने के लिए। पहले आप याद रख लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि इधर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है, फोर जो वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये पॉइंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्ट आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रख लो, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव डिविजन में सारा चीज हमने जो लिखा ना वो पॉजिटिव में होगा, मतलब ऐसा साइन में होगा, है ना। जैसे कि पहला वाला पॉइंट कि वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे, लेकिन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, दोनों के दोनों राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो फॉलो नहीं करेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, पीटी से। तो पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। उसको आपको वार पे सेंटेंस पे लिख लेना, क्या कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, क्या लिखना, एग्जाम पे शॉर्टकट नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको तो वर्ड से सेंटेंस के साथ लिखना होता है, ऐसे सिंबलाइज करने से मार्क नहीं मिलता है, ठीक है। मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बड़ा होगा। मैंने क्या होता है, जितना पॉइंट्स है ना, जितना पॉइंट्स है उनको आपको पास ऐसा सिंबल देना है पॉजिटिव केस, और नेगेटिव केस में आपको ऐसा सिंबल देना है, इक्वल नहीं सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ए बी ग्रेटर देन ए बी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज़्यादा होता है। सिमिलरली डेल एच 0 से बड़ा होगा, डेल भी 0 से बड़ा होगा, है ना। बस हो गया आपका डिफरेंस। सिमिलर नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा लिखना है, तो पी टी लेस देन पी नॉट एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी। सिमिलरली ए बी ऐसे, है ना, डेल एस भी नेगेटिव हो जाएगा, डेल भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। और एक चीज़ इधर इंपॉर्टेंट आपको क्या जानना है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब मान लो एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है ना, कोई भी बॉन्ड हमारा बॉन्ड से ब्रेक हो रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हमें रिलेशन पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हमें पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे, है ना। तो उसी के हिसाब से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इसके केस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। यह हमारी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यानी क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, है ना।
अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक आपका जो कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें एसिड और अल्कोहल होता है। इसमें क्या होता है, एसिड और अल्कोहल होता है ना। देखो एसिड को हम ऐसे लिखते हैं सीड, है ना, और अगर रहा CH3OH। और इसका एग्जाम्पल आता है एसीडोन और क्लोरोफॉर्म, उन दोनों में आपको बॉन्ड शो कर देना है। इसमें क्या ये ब्रेकिंग है, इसलिए आपको बॉन्ड शो नहीं करा रहा हूँ, इधर आपको शो कर देता हूँ। देखो ये आपका है एसीडोन, बस ये आपका CCl। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 होता है, CCl3 नहीं होता है, ठीक है, CH3 होता है। क्या इतना तक समझ में आया? आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ इस केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसलिए वॉल्यूम बॉन्ड कम होगा, वॉल्यूम बॉन्ड कम होने से वेपर बढ़ेगा। और इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वॉल्यूम बॉन्ड बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और डिफरेंस कैसे याद रखना है मैंने बताया, नेगेटिव डेविएशन सारा नेगेटिव सिंबल पे होगा, यानी कि लेस देन सिंबल पे होगा, और पॉजिटिव डेविएशन सारा ग्रेटर देन सिंबल पे होगा, है ना।